सो पहले वो क्वेश्चंस करेंगे जो डाउट थे अमृत तुम्हारे, फिर समय मिलेगा तो पीछे वाले भी कर लेंगे जो 4-5 क्वेश्चन रह गए। चलिए 60th क्वेश्चन है, a block of mass m is placed on a triangular block of mass capital M, which in turn is placed on a horizontal surface as shown in figure. Assuming frictionless surfaces, find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end. तो हमें ये निकालना है, ये जब स्मॉलर ब्लॉक जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, उस समय इसका ये वाला जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी क्या है ये हम लोगों को निकालना, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं, जो हम लोगों ने याद है एक वो क्वेश्चन किया था जिसमें कि ये अगर x डिस्टेंस से नीचे आ रहा है तो ये कितने डिस्टेंस से पीछे जा रहा है, ये वाला पोर्शन किया था। एक शुरू में ही हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन था जिसमें ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था, जिसमें ये ब्लॉक नीचे जा रहा था तो हम लोग को निकालना था ये कितने डिस्टेंस से पीछे जाएगा, याद है ना? यस सर। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए उसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसका एक्सेलरेशन का भी रिलेशन निकल जाएगा। मतलब कि अगर आप ये समझो, देखो उस दिन भी मैंने बात की थी इसके बारे में, फिर से दोबारा मैं बात करूंगा। मान लो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, पहले तो ये हमारा g है, ये हमारा g साइन अल्फा हो गया, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसका हम देखेंगे तो ये अल्फा है, ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ a1, इसका जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये जो हो गया, ये मान लो हमारा दिस इज इक्वल टू x डायरेक्शन में जो 1 का इसका जो एक्सेलरेशन है इधर, और इसका जो एक्सेलरेशन जो ब्लॉक m का जो एक्सेलरेशन है मान लो a2 है। तो हम लोगों ने ये रिलेशन देखा था कि इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, मतलब जो विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। सो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m with respect to capital M is a1x, which is equal to g sin alpha cos alpha. Now, अब capital M let acceleration of capital M be a2. Now, हम लोगों को पता है acceleration of small m with respect to ground is equal to, इसका एक्सेलरेशन ये तो हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में निकालना है ना, निकाला है। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन is equal to acceleration of mass minus acceleration of inclined plane. So acceleration of mass with respect to ground is equal to AMI plus of AI. ठीक है, तो AMI
एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये a1x हो गया प्लस a1, ठीक है, ai बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ मास. सो अब इसको अगर हम लोग करें, एक्सेलरेशन ऑफ मास इज a1x प्लस ऑफ ai हो रहा है. सो ai क्या है, ये बेसिकली इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस a2 हम लोग लेके चलते हैं अगर इस डायरेक्शन में जो हम लोग बात करेंगे. सो एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम ग्राउंड करें, सो दिस विल बी a1x माइनस ऑफ a2 जो रिक्वाइल कर रहा है इस डायरेक्शन. ठीक है ना. तो ये हमारा a1x था और इसका हम लोग डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं a2 बिकॉज पीछे की तरफ हम लोग मान रहे हैं कि पीछे की तरफ जा रहा है, इसीलिए माइनस a2 लिख रहे हैं. सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग निकाल रहे हैं. अब हम लोग अगर बिकॉज नेट फोर्स 0 होता है, राइट, तुम वैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने इसको देखा कि ये भाई x डिस्टेंस जा रहा है तो ये कितना डिस्टेंस जा रहा है वो हमने निकाला और डबल डिफरेंशिएट कर लिया, तो भी वहां पे सेम चीज आएगी. ठीक है, एक्सेलरेशन का रिलेशन तुमको मिल जाएगा. तो उससे क्या होता है कि ये जो अगर राइट साइड में मूव कर रहा है, राइट, so according to concept of center of mass, net force in horizontal direction will be equal to 0, क्योंकि नो फोर्स इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो जो नेट एक्सेलरेशन है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेल मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वहीं पे रहेगा, उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो. सो दैट मीन्स जो जितना फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, इस पे इस वाले पे लग रहा है a1x माइनस a2, इस पे आगे की तरफ लग रहा है इज इक्वल टू m टाइम्स a2. सो इससे हमारा m टाइम्स a1x इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a2. ये मैंने तुम लोगों को उस समय बताया था जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने बोला था अगर इसका रिलेटिव डिस्टेंस हम लोग को पता है या रिलेटिव वेलोसिटी इसके इस पे पता है, मान लो जो हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था कि एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी है, ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है और इसका जो पीछे की तरफ ये बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कैपिटल v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, तो इसका अगर इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है v, तो m1 इंटू वी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी. याद है ये हम लोगों ने रिलेशन लिखा था m1v इज इक्वल टू, या m1 इसको v1 कर लो, m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल v. डू यू रिमेम्बर दिस? यस सर. ये भी एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बोला था, तुम्हें बताया था कि ये v1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली हम ये चीज लिख सकते हैं. अब वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे इसके लिए अगर एक्सेलरेशन के लिए भी देखो तो सेम चीज है कि स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन है a1x राइट साइड में, दैट इज इक्वल टू m प्लस m इंटू a2 एक्सेलरेशन, जो जिस एक्सेलरेशन ये पीछे की तरफ मूव करे. देखो इसी के जैसा रिलेशन है ना ये बस वेलोसिटी के जगह एक्सेलरेशन आ गया डिफरेंशिएट कर. और आया कैसे, ये वही चीज से आया कि या तो ये वाला रिलेशन याद रखो, या इससे तुम करोगे कि भाई मास इनटू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ a1x. एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, a1x माइनस a2 इज इक्वल टू m टाइम्स a2. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? तुम दोनों इक्वेशन लिख सकते हो, इसको भी डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको भी डायरेक्टली लिख सकते हो. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर हम लोग को a2 का वैल्यू निकालना है, a2 इज इक्वल टू m टाइम्स a1x बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. इसको वैल्यू डालोगे तो a2 इज इक्वल टू m टाइम्स a1x का वैल्यू हम लोग को पता है
This is equal to g sin alpha into cos alpha, mg sin alpha into cos alpha divided by capital M plus small m. ये फर्स्ट इक्वेशन है. Now acceleration of small m with respect to ground, acceleration of m with respect to ground, जो absolute acceleration हम लोग को निकालना है. So this will be equal to, हम लोगों ने लिखा था a1x minus a2 हम लोग लिखते हैं, ठीक है. So ये हो जाएगा हमारा so acceleration of m with respect to ground along the incline. ठीक है, इंक्लाइन के अलोंग अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये g sin अल्फा इधर है और ये a2 है. मान लो जो ये पूरा a2 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो इसका a2 का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो ये है अल्फा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, a2 cos अल्फा हो जाएगा इस डायरेक्शन में. सो एक्सेलरेशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग द इंक्लाइन इज इक्वल टू g sin अल्फा माइनस ऑफ a2 cos अल्फा. ठीक है, तो अब g sin अल्फा माइनस a2 cos अल्फा, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड with along the incline, with respect to ground along the incline की हम बात कर रहे हैं, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रहा हो. सो अब इसमें अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू g sin अल्फा माइनस a2 मतलब mg sin अल्फा into cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. g sin अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पे हमारा बच जाएगा m प्लस स्मॉल m माइनस ऑफ स्मॉल m cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. सो दिस इज g sin अल्फा. अब देखो स्मॉल m कॉमन ले लोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा कैपिटल M प्लस स्मॉल m 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होता है. सो दिस इज g sin अल्फा कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल. सो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है ना, g sin अल्फा m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फा m प्लस m. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. यहां तक लिखो तो फिर मैं दूसरा फिर से लिखूं, इसको बनाओ. लिख लिया? Yes, sir. हम लोग को निकालना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रायंगुलर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द बॉटम एंड. तो ये हमारा पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल गया अलोंग द इंक्लाइन. अब इससे हम लोग क्या करेंगे, सबने लिख लिया? शैल आई मूव दिस? यस सर. तो ये हमें एक्सेलरेशन दे देता है सो यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन मिला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिल गया अलोंग द इंक्लाइन. अब लेट
t be the time taken by small m to reach the bottom. तो डिस्टेंस जो मूव करेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पुट करेंगे. डिस्टेंस s इज इक्वल टू ये जो लेंथ ऑफ इंक्लाइन है s, वो क्या हो जाएगा? देखो h बाय s इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो s इज इक्वल टू h अपॉन साइन अल्फा. h अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन. अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग बाद में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ at स्क्वायर हो गया. सो t इज इक्वल टू 2h बाय a साइन अल्फा का रूट अंडर. ये एक्सेलरेशन का वैल्यू बाद में हम लोग डालेंगे. अभी ये हो गया. अब velocity of the bigger block after time t v capital M is equal to u plus, so v is equal to u plus at होता है. तो velocity of bigger block vm is equal to इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ 0 है, ठीक है. अब एक्सेलरेशन जो इसका है, सो पहले वाला में जो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू, याद है हम लोगों ने एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे इसका निकाला था, ये a2 हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे. तो इसका जो एक्सेलरेशन था दैट वाज mg sin अल्फा cos अल्फा बाय m प्लस m. तो एक्सेलरेशन a2 into t, so a2 was equal to mg sin अल्फा into cos अल्फा बाय m प्लस स्मॉल m. ये a2 का वैल्यू था, और टाइम का वैल्यू है रूट अंडर 2h बाय a sin अल्फा. This is velocity of m. So अब this is equal to, अब ये वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे. तो ये हमारा वैल्यू है m g साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर ले जा रहे हैं इसीलिए स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, m प्लस m होल स्क्वायर इंटू 2h बाय साइन अल्फा, और a का वैल्यू डालेंगे. तो जो नेट एक्सेलरेशन था अलोंग द इंक्लाइन, वो जो हमारा वैल्यू था दैट वाज इक्वल टू g साइन अल्फा इंटू m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फा बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. So sin अल्फा इंटू a2h, ये हमारा वैल्यू हो गया. अब इसको सबको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ये m प्लस m जो है, इससे ये इसका एक ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो साइन अल्फा है और साइन अल्फा, इससे पूरा साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया. g का वैल्यू यहाँ पर, और इसको कैंसिल करके एक g बचा. तो हमारा जो वैल्यू यहाँ अंदर बचा, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर g इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा
एम स्क्वायर जी इंटू, और ये एम स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा और 2h है, तो 2m स्क्वायर जी एच इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी है, यही हम लोग को, यही हमारा आंसर दिया हुआ है 60th का, 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज आंसर। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो बाकी तो कैलकुलेशन है तुम्हारा, बस यही चीज, ये जो चीज होता है तुमको ये हमेशा याद रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट पे लेट्स से ये आदमी है या कोई भी दूसरा ब्लॉक है, ये इसके रेस्पेक्ट में अगर v वेलोसिटी से जा रहा है या a एक्सेलरेशन से जा रहा है या x डिस्टेंस जा रहा है, तो ये जो पीछे की तरफ स्लाइड करेगा, ये मान लो जो है इसका जो स्लाइडिंग है, मान लो ये कैपिटल V वेलोसिटी से जा रहा है या कैपिटल A एक्सेलरेशन है या कैपिटल X डिस्टेंस मूव कर रहा है, और इसका स्मॉल m मास है, इसका कैपिटल M मास है, सो दिस विल बी इक्वल टू जो m इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v। उसी तरह m इंटू स्मॉल a इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल A, और m इंटू स्मॉल डिस्टेंस x इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू रिक्वायर्ड डिस्टेंस x। तो हर क्वेश्चन में तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सेम तुमको सेम चीज मिलेगा, तुमको डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले से। कहीं पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, बट यही होता है फाइनली। So this is just a shortcut method for you to understand where these quantities, ये सारे quantities क्या है? Relative values, relative to lower block। ठीक है, और अगर बाय बुक्स देखोगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जिसको कि तुम लिख सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट होता ही होता है, मतलब इसका कोई लॉजिक है, ये तो चीज हो गया याद रखने वाली चीज ना, डायरेक्टली तुमको सॉल्व करना है। अब अगर तुमको डायरेक्टली नहीं ऐसे सॉल्व करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान में रखो कि ये जो इसका अगर रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट वेलोसिटीज दे रखे हैं, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है तो तुमको इसका वेलोसिटी निकालना होगा, जो कैपिटल M है, ये v माइनस वी वेलोसिटी से एक्चुअली में जो इसका जो वेलोसिटी होगा v माइनस वी होगा, m इंटू वी माइनस वी, स्मॉल m इंटू वी माइनस कैपिटल V इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल, सेम चीज आएगा तुमको करके। उसी तरह स्मॉल m इंटू एक्स माइनस कैपिटल एक्स, राइट, क्योंकि जो इसका एक्चुअल मूवमेंट क्या होगा, x गया होगा बट ये भी पीछे चला गया, तो इसका एक्चुअल मूवमेंट तो x माइनस एक्स हुआ होगा। और अगर हम लोग को सेंटर ऑफ मास वहां पे कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से आता है, उसको डिफरेंशिएट करके ये आता है, और एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखेंगे। इज इट क्लियर? ये दो चीज ध्यान में रखो, दो चीज यहाँ पे जो है ना, ये वेलोसिटीज, ये देखो ये वाला जो वेलोसिटीज है v माइनस वी, ये रिलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir.
जितने क्वेश्चंस है ना इस तरीके के, सब को क्वेश्चन को एक जगह लिखो और ये सब कॉन्सेप्ट एक जगह लिखो और तब उसको, मतलब ये फिर तुम्हारा पक्का हो गया कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारा आज का काम, जैसे तुम्हारा हर दिन का काम ऐसे ही डिपेंड करना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। तो तुम्हारे अभी प्रिपरेशन के दौरान अगर जैसे ये चीज मिला, अब ये क्या है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये क्या है बहुत ज्यादा आप जो है दिन तक याद नहीं रहेगा, आप थोड़े दिन में इसको भूल जाओगे। तो इसीलिए कहीं लिख के रख लो विथ ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर अलोंग विद द सॉल्यूशन, सो दैट whenever you have to revise the concept, you just need to see these questions, see these theories which I have told, and then you can apply it further. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लो सब लोग। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So in this figure shows a small body of mass m placed over a larger mass capital M, whose surface is horizontal near the smaller mass and gradually curves to become vertical. So gradually curves to become vertical. The smaller mass is pushed on the longer one at a speed small v, and the system is left to itself. Assume that all the surfaces are frictionless. Find the speed of the larger block when the smaller block is sliding on the vertical part. Find the speed of the smaller mass when it breaks off the larger mass at a height h. Find the maximum height that the smaller mass ascends. Show that the smaller mass will again land on the bigger one. Find the distance traversed by the bigger block during the time when the smaller block was in its flight under gravity. तो देखो क्या होता है, जो सिनेरियो एक्चुअल सिनेरियो है, ये इधर से जाएगा। कल भी हम लोग जो बात कर रहे थे, पहले क्वेश्चन समझना चाहिए हम लोग को कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो ये इधर आया इस पॉइंट पे, राइट, स्लाइड करके, मतलब इधर से पुश करने की वजह से यहाँ पे आके बेसिकली ये हवा में चला जाएगा, राइट राइट। हवा में जाने के बाद ये, बिकॉज जिस समय ये हवा में जा रहा होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहा होगा वो इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर ही रहा होगा। वो कैसे अभी हम लोग देखेंगे भी। और ये जब वापस आएगा ग्राउंड पे तो फिर से, मतलब जब वो वापस हवा में जाएगा और वापस आएगा
तो वापस इसी पॉइंट पे गिरेगा, इसी पॉइंट पे गिरेगा और वापस नीचे आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो क्वेश्चन में पहले कह रहा है फिगर शोज अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m एंड बिगर बॉडी ऑफ मास कैपिटल M. उस सरफेस इज हॉरिजॉन्टल नियर द स्मॉलर मास, जहां पे ये स्मॉलर मास रखा है यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एंड ग्रेजुअली कर्व्स टू बिकम वर्टिकल, यहाँ पे इस जगह पे एकदम वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। द स्मॉलर मास इज पुश्ड ऑन द लॉन्गर वन एट ए स्पीड v, तो यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया इसको पुश किया v वेलोसिटी से, एंड द सिस्टम इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, राइट। नाउ assume that all the surfaces are frictionless, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। Find the speed of the larger block when the smaller block is sliding on the vertical part. तो जब ये वर्टिकल पार्ट में जा रहा था, इस पॉइंट पे जब था, है ना, इस पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस बड़े वाले मास का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो। तो देखो जब ये हम बात करें जो इनिशियल वेलोसिटी था, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, since there is no external force acting in the horizontal direction, since there is no external force acting in the horizontal direction, so since there is no external force acting in the horizontal direction, net momentum in horizontal direction is conserved. So momentum in horizontal direction is conserved. तो इसका अगर हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है m इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट मान लो इसका जो दोनों का, दोनों जब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, राइट, तो जब ये वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचेगा ना, इस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे दोनों का वेलोसिटी, इस स्मॉल m का और कैपिटल M का दोनों का वेलोसिटी v1 जो होगा, सो व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज ट्रैवलिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द वेलोसिटी, अगर इसका जो इस वाले का अगर v1 वेलोसिटी इधर है, बड़े वाले मास का v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इसका भी v1 वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये मास m पे ही है और वर्टिकल पार्ट में ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। सो m इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v1 होगा। सो इससे हमारा जो v1 वेलोसिटी है, so v1 velocity is mv by small m plus capital M, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। सो फर्स्ट पार्ट कह रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट एच। तो हाइट एच पे जब ये ब्रेक ऑफ कर रहा है इससे, मतलब इससे इससे निकल के बाहर जा रहा है, उस समय हम लोगों को इसका स्पीड ऑफ स्मॉलर मास निकालना है। तो अब देखो, पहले तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है जब ये निकल रहा है, वो वेलोसिटी अगर हम लोग निकालें, लेट
the resultant velocity so let the resultant velocity of small m when it breaks off the larger mass m is, मान लीजिए उस समय जब ये जा रहा है तो उस समय जो फाइनल वेलोसिटी है इसका v2 है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जो जिस समय ब्रेक ऑफ कर रहा है v2 है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे हाफ m इंटू हाफ mv² इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे जो लोअर पॉइंट पे था उस समय जो एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी बस था, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा उस समय हाफ इंटू कैपिटल M इंटू v1², जो बड़े वाले मास का वेलोसिटी v1 है उसका काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इस छोटे वाले मास का हाफ इंटू m इंटू v2², और प्लस ऑफ इसका हाइट mgh। देखो अब तुम ये बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने लिखा कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, दोनों का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम हो गया, ठीक है, बट जब ये ऊपर जा रहा था तो उस समय इसका वर्टिकल वेलोसिटी भी रहा होगा और दोनों का एक रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में जिसको कि हम लोग v2 ले रहे हैं। v1 इस डायरेक्शन में, एक एक मान लो कुछ v1 y इधर ले लेते हैं, ये y डायरेक्शन में है, और v2 जो होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा इन दोनों का, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी v2 अलग से हम लिख रहे हैं। ये क्लियर है सभी को? देखो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसमें एक वर्टिकल वेलोसिटी भी होगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, और नेट वेलोसिटी v2 होगा। तो नेट वेलोसिटी हम लोग जब एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं तो उस समय नेट वेलोसिटीज लिखते हैं, ओके। सो हाफ mv2² प्लस mgh, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो वैल्यू हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ इंटू कैपिटल M, और v1² अब हम लोग पुट कर लेते हैं। v1² इज इक्वल टू स्मॉल mv बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस हाफ mv2² प्लस ऑफ mgh। अब ये सारे सबको कैंसिल कर दो, अभी मत करो। 2 को अगर हम लोग हटा लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा mv² इज इक्वल टू कैपिटल M m² v² बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस mv2² प्लस 2mgh। अब m को कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे एक m चला गया। Now v2² is equal to v² 1 minus capital M small m by capital M plus small m का whole square minus 2gh. So this will be v2² is equal to
v स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर प्लस 2mm माइनस mm प्लस ऑफ mm डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये हमारा। अब v2 का वैल्यू निकालना होगा, v2 का वैल्यू निकालना होगा तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये हमारा v2 का वैल्यू होगा। क्लियर है? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये a और b हो गया। लिख लिया सबने a और b? हाँ सर, हो गया। सभी ने लिख लिया ना? यस सर। अब देखो, हम लोग ये बात कर रहे हैं, हमने ये बोला कि ये जो वेलोसिटी इसका है, इधर एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक ये हो गया, ये v1 हो गया, v1 y कह रहे थे और ये v2 कह रहे थे। इसका भी वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से जा रहा है। अब हम लोग सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट द स्मॉलर मास असेंड्स। सो मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग को निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर, ये जो v1y जो वर्टिकल वेलोसिटी से जो इस पे निकला है वर्टिकल कंपोनेंट, तो पहले तो वो निकाल लेते हैं। v1y इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना? जो y डायरेक्शन में निकालना, v1y स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज v2 स्क्वायर, तो v1y का स्क्वायर इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो अब हमारे पास v2 v1 का वैल्यू पता है हम लोगों को। सो v1 का वैल्यू यहाँ दे रखा था, v1 इज इक्वल टू mv बाय कैपिटल M प्लस m, v2 इज इक्वल टू स्मॉल m स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर प्लस ऑफ m इंटू m डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस 2gh रेज टू द पावर 1/2। सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर प्लस mm बाय m प्लस m होल स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2gh माइनस v1 स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m प्लस m होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो वील गेट v1y स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू m माइनस स्मॉल m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। इसका इसका एलसीएम सेम है, ये वाला जो ये टर्म है जो और ये टर्म है, अलग से माइनस 2gh लिख लेंगे, प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कट गया,
सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल M को बाहर ले लो, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस 2g है। ये कैंसिल करोगे तो स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर माइनस 2gh, दिस इज v1 बाय स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट जो निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट से इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है, यहाँ से ये कितने हाइट तक जाता है, तो मान लीजिए h1 तक हाइट तक जाता है। सो दिस इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू v1y स्क्वायर, 2g h1 इज v1y स्क्वायर। v1y स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो h1 इज इक्वल टू v1y स्क्वायर अपॉन 2g, which is m by capital M plus small m v square minus 2gh divided by 2g। अब h1 is equal to, हम लोगों को पता है कि अच्छा h1 is equal to अगर हम लोग करें, so we'll get mv square by capital M plus small m 2g माइनस ऑफ h, राइट। अब यहाँ पे टोटल हाइट हम लोग को निकालने बोला है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालने बोला है। सो फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगा, h प्लस h1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय कैपिटल प्लस m प्लस स्मॉल m 2g माइनस h, ठीक है, प्लस ऑफ h कर दो। सो माइनस h प्लस h कट जाएगा। सो दिस इज mv स्क्वायर बाय m प्लस स्मॉल m इंटू 2g। सो इसका जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, mv स्क्वायर m प्लस m इंटू 2g। क्लियर बच्चों? यस सर। फोर्थ पार्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बिगर ब्लॉक। देखो बस यही सी पार्ट बोलता ना, तब बस इनिशियल पोजीशन और सीधे फाइनल पोजीशन पे हम लोग लेके चल सकते थे। एक क्वेश्चन भी है, तुम डीसी पांडे में देखोगे ये क्वेश्चन, ये इन्होंने उसमें क्या पूछ रखा है कि यहाँ पर से ऐसे पुश किया तो ये टोटल हाइट कहाँ पे गया। तो अब अगर ऐसा बस क्वेश्चन बस इतना सा पूछा होता, तब ये सब इतनी कहानी नहीं करनी होती, तब सीधे हाफ एम बी स्क्वायर लिख लेते। मान लो ये इसका m है, ये इसका कैपिटल M है, ये वेलोसिटी v है, v1 है, और ये इसका वेलोसिटी v है। तो हम लोग ये इनिशियल पोजीशन मानते और ये फाइनल पोजीशन मानते। तो फाइनल इनिशियल पोजीशन में जो हाफ एम बी स्क्वायर था, उसको हाफ m, यहाँ पे तो मैक्सिमम हाइट पे mg टोटल हाइट मान लीजिए, हम लोग को h निकालना है, दैट इज हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर। So basically initial half mv square, final half capital M v1 square plus mg into total height h, ये निकाल दो तो भी चल जाता। एक्सक्यूज मी, प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ पे भी रहेगा ही। मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, सो इसीलिए ये भी रहेगा। तो इन सब को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, बट हम लोग को जो फोर्थ वाला जो पार्ट है जिसमें टाइम निकालना है, उसमें हम लोग को ये सब सारी चीजें v1 y और ये सब चीज पता होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग को ये पूरा मतलब वी आर डूइंग दिस, अदरवाइज वी कुड हैव डायरेक्टली डन लाइक दिस आल्सो, जो ये वाले इक्वेशन को सॉल्व। क्लियर है बच्चों?
यस सर। यहां तक लिख लिया आपने यस सर। कि ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बेसिकली 4 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन है, क्योंकि हर पार्ट ही एक क्वेश्चन हो गया इसमें। लेकिन ये है कि सीधे 4th पार्ट दे देगा तो जीवन में कभी सॉल्व नहीं होगा। अलग अलग पार्ट से दे रखा है तो जिससे बिल्ड अपॉन होता है। आपने फर्स्ट निकाला, उसके बाद सेकंड निकाला, फिर थर्ड निकाला। ये सबने लिख लिया ना? यस। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि शो दैट द स्मॉलर मास विल अगेन लैंड ऑन द बिगर वन। तो ये तो हम लोगों ने बता ही दिया कि भाई जब ये इसको लीव कर रहा था उस समय जो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था v1 था, और इसका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस समय v1 था। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वापस जब वो हवा में जाएगा और वापस जब आएगा तो इसी इसी पोजीशन पे वापस लैंड करेगा इस पे बड़े वाले। ठीक है, बिकॉज since the horizontal velocity of small m and capital M at the instant when small m leaves the block capital M is same, hence the mass m, small m, lands on capital M after coming down. ठीक है, now find the distance traversed by the bigger block during the time when the smaller block was in its flight under gravity. तो पहले तो हम लोग ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं कि कितने देर तक ये था। मतलब अगर हम लोग ये ऐसे मास कर रहे हैं तो ये ऊपर गया, ऊपर जाके कितने टाइम में ये वापस आएगा वो टाइम निकालना है। तो ऊपर जाने का टाइम अगर स्मॉल टी मानते हैं, राइट, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू, देखो ऊपर जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पे जब रीच करेगा उसका वेलोसिटी 0 होगा, राइट। सो टाइम t इज इक्वल टू v0 is equal to v1y minus gt. So t will be equal to v1y by g हो गया। So which is equal to 1 by g. Velocity in y direction is mv square by capital M plus m minus 2gh. सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी जितने टाइम में ऊपर से नीचे आया इज ट्वाइस ऑफ टी, सो दिस इज 2 बाय जी mv square minus twice of capital M plus small m gh divided by m plus small m. Sorry, this is 1 by 2 square root था, sorry, v1 by, this is 1 by 2. Now ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक विल बी, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s is equal to v1 into t. so v1 हमारा जो है वेलोसिटी, दिस वाज स्मॉल mv by capital M plus m into time of flight means 2 by g
कैपिटल mv स्क्वायर -2 times m plus m gh divided by capital M plus m. So ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। अब इसको पूरे को अगर कंबाइन कर लेते हैं, so this will be equal to टू mv, ठीक है, 2mv into, so 2mv by g into mv square -2 times m plus mgh raised to the power 1/2 divided by, ये m plus m है और ये m plus m 1/2 है, तो ये m plus m raised to the power 3/2। ये आंसर है इसका। क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. ये जो 62nd वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग ग्रेविटेशन के बाद करेंगे, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है, तो वो हम तब करेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन कर लेंगे। ओके, तो 62nd को क्रॉस करके रख देना, लिख देना ग्रेविटेशन साइड में, तो ग्रेविटेशन के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, 63rd वाला तो ये नॉर्मल जो हम लोग डेरिवेशन पढ़े हैं वो वाला डेरिवेशन है कि इफ अ बॉडी ऑफ मास एम मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट, मान लो हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा है, सो दैट इफ द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन द बॉडीज गो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये इक्विवेलेंट मास है, इससे आके टकराने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव करता है, इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये हम लोग जब कर रहे थे थ्योरी पार्ट कर रहे थे तो उस समय जो सीबीएसई की क्लास कर रहे थे ना, उस समय हम लोगों ने ये वाला पोर्शन किया था, तो वो डेरिवेशन तुम उसमें से देख लेना। ठीक है? Okay, sir. ठीक है ना, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है, वाई डायरेक्शन में कंजर्व करना है, और 3 इक्वेशन आएगा और एनर्जी का इक्वेशन लिखना है, तीनों को सॉल्व कर लेना है। तो मान लो जो बाद में इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 v2 होता है और बिफोर कोलिजन इसका मास, इसका वेलोसिटी u है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। और इसका ये एंगल जो है मान लो ये अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है। ठीक है, अब हम लोग को अगर हम लोग पहले 3 इक्वेशन लिखेंगे, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे तो ये तुम्हारा जो है m इंटू यू है ना, अनदर आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों बॉडी का मास सेम है, राइट। m इंटू यू प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू mv1 cos अल्फा प्लस mv2 cos बीटा। तो इससे आ जाएगा u इज इक्वल टू v1 cos अल्फा प्लस v2 cos ऑफ बीटा। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? दूसरा हम लोग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन
सो वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं. सो ये आ जाता है, इनिशियली 0 था, 0 इज इक्वल टू mv1 साइन अल्फा माइनस mv2 साइन बीटा. साइन बीटा यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए दिए हैं क्योंकि ये नीचे वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्लियर है बच्चों? सो ये हो गया हमारा v1 साइन अल्फा इज इक्वल टू v2 साइन बीटा. क्लियर? ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब उसके बाद, ठीक है, इसके बाद तुम एनर्जी कंजर्वेशन अगर लिखते हो, सो एनर्जी कंजर्वेशन अगर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ये इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, इक्वल रहेगा इनिशियल और फाइनल. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर. सो इससे आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन. ठीक है. अब आपको करना क्या है कि इसको जो u1 स्क्वायर है, आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को ना स्क्वायर कर दो. बेसिकली इसको और इसको सॉल्व करना है हम लोग को. तो फर्स्ट वाले को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसको स्क्वायरिंग 1 हम लोगों को मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा. u स्क्वायर मेरा क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है फ्रॉम 3. थर्ड वाले को हम लोग यूज कर रहे हैं. सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे 2v1 v2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा भी होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, u स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे. तो v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, 2v1 v2 कॉस अल्फा कॉस बीटा. u स्क्वायर को v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर कर लिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2v1 v2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा. इसको भी लेफ्ट साइड ले जाओ, इसको भी लेफ्ट साइड ले जाओ. v1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया. सो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा is 2v1 v2 cos alpha into cos beta. क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इसमें हम लोगों ने देखा है कि v1 साइन अल्फा इज इक्वल टू v2 साइन बीटा होता है. तो ये दोनों इक्वल हो गया. तो इससे हमारा आ गया 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू v1 इंटू v2 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं v1 साइन अल्फा बाय साइन बीटा, v1 साइन अल्फा बाय साइन बीटा, ये सेकेंड इक्वेशन से हम लिख रहे हैं, इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा. ठीक है. 2v1 स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, राइट. इससे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा था, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा था, तो ये एक साइन अल्फा, ये साइन अल्फा से कैंसिल हो जाएगा. इधर बच जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा. सो दैट मीन्स साइन अल्फा इंटू साइन बीटा minus cos alpha into cos beta is equal to 0. So this is equal to cos alpha plus beta is equal to 0. Cos alpha plus beta 0 हो गया, मतलब alpha plus beta 90 डिग्री. यही प्रूव करना. इसको बहुत जगह डायरेक्टली भी किया हुआ रहता है
कि जिस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है ना, हेड ऑन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में तो ये कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, जो भी फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला भी लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज आएगी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और रह गया, वो हम अगली क्लास में ले लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, और अच्छा है तुम लोग पूछते हो, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, तो 64th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वो हम लोग अगली क्लास में ले लेंगे। अगली क्लास में मतलब फिजिक्स की कोई भी क्लास जो होगी वीकडे में, उसी में, है ना। सो विल स्टॉप हियर, ठीक है। बाकी बच्चे जो अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो सारे क्वेश्चंस कर लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बच्चों। ओके सर।